सोचिए एक देश जिसके पास 300 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा ऑयल है, पूरी दुनिया में नंबर वन प्रूवन ऑयल रिजर्व, और उसी देश के लोग आज भूख को मर रहे हों, आज खाने के लिए तरस रहे हों, और करेंसी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो कि $1 में उनके लाखों बोलीवर आ जाए। सोचो क्या नाम है उस देश का? सबको पता है, वेनेजुला। और इसी कहानी में सबसे बड़ा किरदार है आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले वेनेजुला की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये सब बिगड़ा कैसे, क्या था क्या नहीं था। 1990 के दौर में चलते हैं, जहाँ पे वेनेजुला जो कि लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। ऑयल एक्सपर्ट से जीडीपी का 90% आता था, यूएसए का टॉप ऑयल सप्लायर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी पूरी डिपेंडेंसी ऑयल पे थी, ऑयल एक्सपोर्ट पे थी। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया। ये प्रॉब्लम वहाँ पे थी। फिर आया 1999, ह्यूगो चावेज प्रेसिडेंट बना। चावेज ने क्या किया? चावेज ने ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया, अमेरिकन ऑयल जायंट्स को आप बोलो को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ऑयल है वो वेनेजुला के लोगों का है, और यहीं से अमेरिका और वेनेजुला की एक दोस्ती जो थी, थोड़ी बहुत जो पहले काफ़ी क्लोजनेस थी, वो ख़त्म हो गई। और यहाँ से एक कहना चाहिए कि छोटी मोटी दुश्मनी शुरू हो गई। अब चावेज के बाद मदुरो और अमेरिका का गुस्सा कैसे बढ़ा, क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि 2013 में चावेज की डेथ होती है और उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है और निकोलस मदुरो के हाथ में सत्ता आती है। मदुरो कहते हैं कि चावेज का सोशलिस्ट मॉडल कंटिन्यू रखा जाएगा। ऑयल डील्स रशिया और चाइना को देनी शुरू कर दी रेदर देन अमेरिका। डॉलर बेस्ड सिस्टम को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आगे बात करें तो 2014 तक वेनेजुला का ऑयल प्रोडक्शन 3 मिलियन बैरल्स पर डे था। ये बहुत बड़ा नंबर है। 2020 तक सिर्फ 7 से 8 लाख बैरल पर डे रह गया। ये बहुत छोटा नंबर है। ये गिरावट नेचुरल नहीं थी, इसके पीछे का रीजन था यूएस सैंक्शंस। यूएस सैंक्शंस नंबर्स जो मीडिया हमें नहीं बताता है। 2017 से 2019 के बीच यूएसए ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए वेनेजुला पे। वेनेजुलन बैंक्स को ग्लोबल सिस्टम से अलग थलग कर दिया। ऑयल कंपनी जिसे हम बोलते हैं पीडीवीएसए पर डायरेक्ट बैन लगा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? वेनेजुला को 130+ बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ। $130 बिलियन। इंपोर्ट कोलैप्स हो गया। मेडिसिन शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज। क्या बोला गया बाद में इसको कि देखो सोशलिज्म जो था ना वो फेल हो गया। मीडिया नैरेटिव और रियलिटी, इन दोनों की अगर हम बात करें तो कितना कॉन्ट्रास्ट है। आप ये देखो, मीडिया ने क्या बोला कि मदुरो जो था वो डिक्टेटर है, मदुरो जो है प्रेसिडेंट जो अभी हैं वो डिक्टेटर है, लोग भूख से मर रहे हैं। सच क्या था? सच था बिना ऑयल बेचे इकोनॉमी चलेगी कैसे? डॉलर ट्रांजैक्शन बंद हो चुका, एसेट फ्रीज हो गए। वेनेजुला के गोल्ड रिजर्व लंदन में फ्रीज कर दिए गए, अपना गोल्ड, पर उसे यूज करने की इजाजत वेनेजुला को नहीं। और ये सब प्रोपेगेंडा नहीं था, ये इकोनॉमिक सीज था उनके लिए, जो मीडिया ने नहीं बताया, जो मीडिया ने हम लोग को, वर्ल्ड को नहीं बताया। बातें हुई लेकिन इसके फैक्ट हम लोग के सामने नहीं आए। अब बात आती है, जैसे कई और कंट्रीज़ में रिवॉल्ट हुए, थोड़ा जो आर्मी होती है कभी वो टेक ओवर करती है, वो सत्ता अपने हाथ में लेती है। इस तरह का कुछ रिवॉल्ट क्यों नहीं हुआ? ये कई लोग पूछते हैं कि अगर इस तरह का चीज़ थी, अगर मदुरो इतना ख़राब कर रहे थे, इतना बुरा हाल हो गया था कंट्री का, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तख्ता पलट होना चाहिए था।
तो आर्मी ने मदुरो का साथ क्यों दिया, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई टॉप मिलिट्री लीडरशिप वेनेजुएला में ऑयल रेवेन्यू से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। पार्टनरशिप, यूएसए बैक्ड अपोजिशन पर ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? एवरीबडी नोज यार, देखो आपके पास इतना ऑयल है, आपके पास सोना है इतना, ठीक है, आप तो दुनिया की उस दौलत पे बैठे हो यार जो किसी ने सोची भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अब यूएसए क्या करेगा? यूएसए कौन है? जहाँ भी आप चाहे पुराने किसी भी कंट्री को उठाओ, इराक देख लो, ईरान देख लो, जहाँ भी ऑयल था, जहाँ भी इस तरह के रिजर्व थे, यूएसए ने क्या किया है। तो वेनेजुएला इतना मैं बोलूँगा कि इतने पागल लोग नहीं है, इतनी लीडरशिप इतनी गंदी भी नहीं है, इतनी ख़राब सोच भी नहीं है कि वो यूएसए का साथ देने लग जाएंगे। उन्हें पता है यूएसए उनके साथ क्या करेगा। लीबिया और इराक का एग्जाम्पल आप देख लो, ईरान का भी था, बट लीबिया और इराक में बहुत बुरा हाल हुआ था। इनका एग्जाम्पल आपके सामने है। आर्मी जानती है ये चीज़, आर्मी को पता है कि भाई ये तख्ता पलट करेंगे तो लीबिया जैसा हाल हो जाएगा, कि रिजीम अगर आपने चेंज किया तो कंट्री का ब्रेकअप होना 100% श्योर है। ये आर्मी को पता है। अब 3 जनवरी 2026 की सुबह क्या हुआ सबको पता है। मिलिट्री डेल्टा 1 स्ट्राइक हुआ और कहते हैं 150 फाइटर जेट्स गए थे वहाँ पे। कोई भी रडार सिस्टम और ये सब कुछ भी काम नहीं किया। आपने मीडिया में बहुत सारा कुछ सुना होगा। और वो सीधे उन्होंने जाके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया। यूएसए ने रिसेंटली क्या किया कि ये फ़ोटोज़, वीडियोज़, स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए कि मदुरो आइसोलेटेड है, मदुरो को ये कर दिया, वो कर दिया। रियलिटी है कि मदुरो अरेस्ट नहीं हुआ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं उस फैक्ट की बात करूँगा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो आपको वेनेजुएला गवर्नमेंट बोल रही है। गवर्नमेंट जो मशीनरी है वेनेजुएला की, भी अभी भी लॉयल लोग चला रहे हैं। अब आप थोड़ा समझो इस चीज़ को कि मदुरो अगर है भी यूएसए में तो गवर्नमेंट उसी की है, उसी के लोग ही गवर्नमेंट वेनेजुएला में अभी चला रहे हैं। पर इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, वो हिस्टोरिक लेवल पे है इस समय। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये फिजिकल अरेस्ट है, बट पॉलिटिकल सफोकेशन मैं बोलूँगा इसको, वो सबसे ज़्यादा है। ये पॉलिटिकल सफोकेशन है। वेल, ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न है। इराक में क्या था? ऑयल। लीबिया में क्या था? ऑयल। ईरान में क्या था? ऑयल। वेनेजुएला में क्या था? ऑयल। कोइंसिडेंस नहीं है ये। यूएसए का सिंपल रूल है, ऑयल प्लस डॉलर कंट्रोल से बाहर मतलब थ्रेट। आज दुनिया में चाइना ऑयल युआन में ट्रेड करता है, जो उनकी करेंसी युआन, उसमें ट्रेड करता है। रशिया नॉन डॉलर डील कर रहा है, नॉन डॉलर्स डील कर रहा है, कहीं भी देख लो आप, इंडिया के साथ भी या बाकी यूरोप में भी। वेनेजुएला एक वार्निंग शॉट है। अब मैं बोलूँ कि यूएसए आगे क्या क्या कर सकता है? 3 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, एक कंट्रोल्ड डील, सैंक्शंस लग सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड, पर जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो यूएस कंपनी को जाएंगे। पहला तो ये उसे बोलेंगे हम कंट्रोल्ड डील। दूसरा आता है आपका परमानेंट इनस्टेबिलिटी, सिविल अनरेस्ट हो जाना, वीक गवर्नमेंट होना, चीप ऑयल फ्यूचर में लूटने का ऑप्शन। ये गड़बड़ है। अच्छा, अपोजिशन गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है? आईएमएफ की एंट्री होगी, प्राइवेटाइजेशन होगा, डॉलर का जो डोमिनेंस है वो रिस्टोर होगा। यूएसए का फिर से एक जो इन्फ्लुएंस कभी हुआ करता था फिर से बन जाएगा। क्या ये कोई डायरेक्ट वॉर है? जी नहीं, ये डायरेक्ट वॉर नहीं है, एक इकोनॉमिक वॉर है। वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी आपके $80 प्लस जोन में चल रहे हैं। सप्लाई अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो हैं वो वीक हो जाएंगी, इन्फ्लेशन प्रेशर ग्लोबली और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत है। वर्ल्ड एक एनर्जी शॉक साइकिल में जा रही है धीरे धीरे,
और अगर ये सब होता है तो कंडीशन और ख़राब होगी। अच्छा, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इंडिया के लिए मैं बोलूँगा 85% ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंट। हर $10 अगर बढ़ता है तो 15,000 रुपीज़ प्लस करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन ये इंडिया पे पड़ सकता है। रुपये पे और प्रेशर पड़ेगा और गिर सकता है, इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए इंडिया रसिया से ऑयल लेता है, मिडिल ईस्ट को बैलेंस करता है, यूएसए से ओपन फाइट नहीं करता है। यही रीज़न है। सो इंडिया के फ्यूचर की बात करें, वो स्ट्रेटजिक न्यूट्रल रहता है, थोड़ा सा न्यूट्रलिटी का एक सिनेरियो बना हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि मदुरो सही है या गलत है, सवाल ये है क्या कोई देश अपने रिसोर्सेस पर अपना हक रख सकता है? अगर जवाब हाँ है तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, और अगर जवाब ना है तो आज वेनेजुएला है तो कल कोई और होगा। हिस्ट्री ये याद रखेगी कि यार देखो, जंग जो है ना अब बॉम्ब से नहीं की जाती, बैंकिंग और ऑयल जैसे रिसोर्सेज से जंग लड़ी जाती है। ऑयल, गोल्ड, इन जैसे रिसोर्सेज से लड़ी जाती है। तो बेसिकली देखा जाए, मैं आपको एक रेफरेंस दे सकता हूँ पुराना 1757 में जो एक प्लासी का एक युद्ध हुआ था, आपको याद हो। युद्ध क्या था? एक साइलेंट वॉर थी, जहाँ पे ईस्ट इंडिया जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। नवाब के पास 50,000 की सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के 3,000 सिपाही, बट फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्लासी का युद्ध जीत गई थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर इतना मैनिपुलेशन कर दिया था, अंदर ही अंदर उनके लोगों को एक तरीके से खरीद लिया था। जो उनका सेनापति था मीर जाफ़र, उनको उसको पद, प्रमोशन, पैसे और नवाबी का उसको लालच दिया गया, जिससे उसने सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। उसको सेना को न्यूट्रल रखने, निष्क्रिय रखा, आगे लड़ाई करने ही नहीं दी ईस्ट इंडिया कंपनी से, और वो बिना एक तलवार चलाए, बिना एक गोली चलाए वो युद्ध जीत गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ जी, इंडिया पे 190 साल का एक ईस्ट इंडिया कंपनी का होल्ड, एक गुलामी। तो देखो, यही पैटर्न वेनेजुएला पे चल रहा है। सीधी सी बात है, जिसके पास आज की डेट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोना है, चांदी है, ऑयल है, उसके लिए एक रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आपके पास अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी के भी ऑप्शंस होने चाहिए। आज अगर वेनेजुएला एक न्यूक्लियर कंट्री होता तो शायद इतनी हिमाकत यूएसए नहीं कर सकता था कि वो अंदर घुस के वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर ले, नहीं कर सकता था। अच्छा, आगे भी टाइम में, जैसे कि रशिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है वेनेजुएला को, जो उसको डिफेंस भी देता है, और बाकी उसका ऑयल सप्लाई और जो भी है इन सब में सपोर्ट रहता है। चाइना का एक ऑयल इंटरेस्ट है, वो भी सपोर्ट करता है। यूरोप का मैं बात करूंगा तो उनका सिर्फ ऑयल इंटरेस्ट है। वो बोलते तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में है दे आर इन लाइन विद द यूएसए, तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसमें वर्ल्ड का रुख आप देख रहे हो, तो वेनेजुएला के सपोर्ट में अगर आप कहो तो बहुत कंट्रीज़ हैं, मेजर जो रशिया और चाइना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम है उनके अंदर का जो लीडरशिप नहीं है, अंदर कोई रोड मैप नहीं है, पब्लिक में फियर है, एवरीथिंग इज़ स्कैटर्ड। उनके पास पैसा बहुत हो सकता था, उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो सोने के खदानों पे बैठे हैं, वो ऑयल के खदान, ऑयल के रिजर्व्स पे बैठे हैं, लेकिन जिनके पास लीडरशिप ही नहीं है, जिसका जो दिशा है, जिसकी जो डायरेक्शन है वही इम्पोर्ट की हो रही है, तो वो कंट्री कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता। बेसिकली एक लीडरशिप का फेलियर है, और इसके बारे में अगर कोई नई लीडरशिप आती है तो उनको सोचना पड़ेगा। यूएसए डायरेक्टली कंट्रोल करने वेनेजुएला को नहीं जा रहा है, जैसे कि ट्रम्प ने बोला कि वो इसको चलाने वाले हैं, वो नहीं चलाने वाले हैं। रूबियो ने ये क्लियर कर दिया था, और ऑब्वियस है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये मुद्दा वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो रसिया और चाइना का भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। अगर इस तरह की चीज़ें होने लग गई तो कल चाइना ताइवान पे इस तरह का कैप्चर कर सकता है, और रशिया यूक्रेन पे इस तरह के ऑपरेशन कर सकता है। कोई भी किसी भी तरीके से कहीं भी किस तरह का ऑपरेशन कर सकता है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की कुछ नहीं बनती है। यूएन
एक कोने में बैठा तमाशा देख रहा है। कोई रोल मुझे तो नहीं नज़र आता। जब यूएसए कुछ इस तरह की चीज़ें करता है तो सब गुडी गुडी हो जाता है, और यही चीज़ अगर कोई इंडिया करता है या कोई और कंट्री करता है तो उन पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ये दोहरी मानसिकता है। इसको क्या, ये दोगलापन है, क्या बोलें इसको। खैर, ये सारी कहानी है, आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। न्यूज़ में आप देखते रहिए, रूमर्स से बचिए। कोई भी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पब्लिक डोमेन में फैलाई जा रही हैं, एक बार उनके तथ्य ज़रूर चेक करें। सीधे उनको देख के, आजकल हमारे न्यूज़ चैनल भी कुछ भी बोल देते हैं, तो सीधे देख के उन पे आप बिलीव ना करें। पहले आप अपना दिमाग लगाएं। कुछ आपके जो सोर्सेज हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, उनके ज़रिए आप उनका थोड़ा डीप एनालिसिस करें और उसके बाद ही उन पे बिलीव करें और आगे लोगों को बताएं। अदरवाइज़ क्या होता है कि इस तरह के रूमर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं आगे। और सबसे लास्ट में ये बोलूँगा कि जिस तरह से वेनेजुएला में हो रहा है, आई मीन हमें इससे बहुत बड़ी सबक मिलती है कि इंडिया जैसे कंट्री में, जिसमें इतने सारे इश्यूज़ रहते हैं, अंदर पब्लिक इतना स्कैटर्ड है, कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं लीडरशिप के नाम पे, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ इस तरह की हो रही हैं। अगर हम यूनाइटेड नहीं होते हैं, हम अगर अपना अच्छा बुरा नहीं समझते हैं, कोई गवर्नमेंट जो आपके लिए अच्छा कर रही है, जो ग्लोबल लेवल पे एक होल्ड रखती है, आपकी पोजीशन को रखती है, आई थिंक सबको एक साथ उसका सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी एक वीक लीडर को सपोर्ट करें और वीक लीडर को लाके उस जगह बिठा दें जिसमें डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, जिसमें इस तरह के मुद्दों को हल करने की इंटेलिजेंस ना हो। तो इंडिया का भी कभी भी इस तरह का हाल हो सकता है। वैसे तो हमारी आर्मी और हमारे बाकी जो डेमोक्रेटिक जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसका होल्ड बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं लगता इस तरह का कभी कुछ यहाँ हो सकता है। बट हाँ, कुछ भी होता है तो उससे एक मैसेज आता है, उससे एक सबक लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेसन हमें ऑलवेज लर्न करना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माई चैनल वी मस्ट टॉक इंडिया। अगर कहीं गड़बड़ है, कोई बातें ख़राब हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही हैं, दुख रही हैं, तो हमें उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। बात कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा। वी मस्ट टॉक, और बात करने से ही बात बनती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।